संसद के मानसून सत्र का पहला ही दिन बड़े सियासी शौक के साथ शुरू हुआ। 21 जुलाई की रात जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के इस्तीफे देने की खबर आई और सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब चुनाव आयोग ने जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति चुनाव की बात कही है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है कि जगदीप धनखड़ की जगह कौन लेगा, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जाएंगी। इस बीच बीजेपी इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने के संकेत दे रहे हैं। इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के नए दौर का संकेत भी माना जा रहा है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ये चुनाव की प्रक्रिया नहीं, वैचारिक लड़ाई है। हम सरकार के कदम का इंतजार कर रहे हैं और इंडिया ब्लॉक ही नहीं, इससे बाहर के विपक्षी दलों से भी बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का यह भी दावा है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामान्य नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि ना फेयरवेल हुआ, ना ही फेयरवेल स्पीच, बस अचानक एग्जिट हो गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार वार्ता की। कांग्रेस का मानना है कि राज्यसभा में विपक्ष की राजनीति से जो राजनीतिक तूफान आया, उसमें फंसकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और उनके इस कदम से राजनीतिक हलकों में सभी लोग स्तब्ध हैं। विपक्ष पहले से ही अपने सवालों से सरकार पर हमला बोल रहा है। क्या इसके पीछे कोई और वजह है? कई राजनीतिक एक्सपर्ट इस पर नजर बनाए हुए हैं। क्या इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना है? अब सवाल ये उठता है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस रेस में कौन कौन से बड़े नेता शामिल हैं, तो चलिए हम कुछ बड़े चेहरों की चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई नामों को लेकर अटकलें तेज हैं, जो भारत के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इस रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे चल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की भी नाम की चर्चा खूब जोरों पर है। इस रेस में जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को भी पहली पसंद बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई नाम चल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि धनखड़ का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर इस बात की जोरदार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। नीतीश कुमार का नाम आना लाजमी भी लग रहा है। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार अभी तक चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं। वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में अपना चेहरा रखना चाहती है। मौजूदा मुख्यमंत्री को राज्य में चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। नीतीश के राज्य की राजनीति में रहते भाजपा को मुख्यमंत्री फेस मिलना मुश्किल है। ये कारण नीतीश और को उपराष्ट्रपति बनाने की दावेदारी को मजबूत करती है। मीडिया रिपोर्ट्स में जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को उपराष्ट्रपति पद के लिए अगली स्पष्ट पसंद बताया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि इस लिस्ट में सिंह का नाम सबसे आगे है, क्योंकि वे वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। संविधान के नियमों के अनुसार सिंह आज से धनखड़ की अनुपस्थिति में नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राज्यसभा के सभापति यानी कि उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि सिंह के नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के साथ संबंध बहुत शानदार है और इसलिए कई लोगों का ये मानना है कि एनडीए उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकता है। हाल के दिनों की घटनाओं को देखे जाएं तो शशि थरूर के बयान और एक्स पर पोस्ट या फिर 2024 लोकसभा के चुनाव में जीत के बाद शशि थरूर ने कहा था कि वो अगले चुनाव में सांसदीय का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अमेरिका दौरे के लिए उनको चुना था। कांग्रेस के साथ थरूर के मतभेद और मोदी सरकार के साथ उनकी नजदीकियां, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद पिछले कुछ दिनों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक्स पर लिखा है कि एनडीए के 2 प्रमुख केंद्रीय मंत्री और शशि थरूर उपराष्ट्रपति पद के संभावित दावेदार हैं। आरिफ मोहम्मद खान इस समय बिहार के राज्यपाल हैं, केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। वो एक चर्चित और मुखर राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी दिल्ली की यात्रा और राजनीतिक अस्थिर राजनीति में उनकी सक्रियता ने भाजपा और एनडीए गठबंधन के भीतर ये संभावना जताई है कि भाजपा नेतृत्व अपने प्रतिनिधित्व और छवि को देखते हुए ऐसे नामों पर विचार कर सकती है जो संविधान, धर्म
निरपेक्षता और सार्वजनिक संवाद के मामलों में संतुलन बना सके। तो आरिफ मोहम्मद खान की छवि एक लिबरल मुस्लिम की रही है, जिन्होंने इतिहास में शाहबानो मामले में कांग्रेस से दूरी बनाई और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई है। हालांकि राजनीतिक के जानकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी इस पर अपनी ही पार्टी के किसी वरिष्ठ और अनुभवी नेता पर दांव खेल सकती है। ऐसे में उपराष्ट्रपति की रेस में कुछ और नाम भी ऐसे हैं जो चर्चाओं में हैं। अगर बीजेपी अपने ही दल से किसी को नेता बनाती है, उपराष्ट्रपति बनाती है, तो उसमें थावरचंद गहलोत ये एक नाम है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दलित समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक है। दूसरा नाम है ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, फिलहाल सिक्किम के राज्यपाल हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रमा देवी का नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में है। बीजेपी और एनडीए बिहार में पिछड़े और दलित वोटरों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की रेस में सबसे नया नाम है रामनाथ ठाकुर का। हाल ही में जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन संख्या फैक्टर क्या है वो भी आप जान लीजिए। सूत्रों की माने तो लोकसभा की वैसे तो कुल संख्या सदस्य 543 सदस्यों की है, लेकिन बसीरघाट बंगाल लोकसभा सीट के रिक्त होने से लोकसभा की मौजूदा कुल संख्या 542 है। वहीं राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जबकि 5 सीटों के रिक्त होने से अभी उनकी कुल सदस्य संख्या 240 है। ऐसे में लोकसभा में राजग के पास कुल 293 और राज्यसभा में 129 सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता क्या रहती है? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए और किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। उन्हें राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री जैसे पदों को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और मनोनीत सदस्यों के मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत इसमें राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेंगी। ये चुनाव संसद भवन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के हिसाब से वोट डालता है। निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को न्यूनतम आवश्यक मतों की संख्या प्राप्त करनी होती है, जिसे कोटा कहा जाता है। इसकी गणना कुल वैध मतों की संख्या को 2 से विभाजित करके और 1 जोड़कर की जाती है। यदि पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं करता है तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले मत पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके मत द्वितीय वरीयता के आधार पर शेष उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि एक उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर लेता है। अब जो नाम मैंने आपको बताया, इनमें से आपको क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति का पद किसे मिलना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार।